हमारा प्रवेश कक्षा 5 पाठ 13 जल है तो कल है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहा जाता है, जिसमें आने जाने वाले रास्तों पर कहीं कहीं स्वच्छ पानी को घड़ों में या अन्य बर्तनों में ढककर रखा जाता है, जहां कोई भी प्यासा व्यक्ति आकर अपनी प्यास बुझा सकता है। चर्चा करिए, क्या आपके घर या आसपास ऐसी व्यवस्था है? क्या आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी व्यवस्था देखी है? यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और बस स्टेशन पर पीने हेतु नल या पानी की टंकी लगी होती है। ऐसी सुविधा अस्पताल में मरीजों के लिए होती है। पेट्रोल पंप पर भी पीने हेतु पानी की व्यवस्था रहती है। अपने बड़ों से बातचीत करें। पहले मुसाफिरों, आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था किस प्रकार तरह से की जाती थी। आजकल यात्रा के दौरान लोग पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं। लिखिए, उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिसमें आप पानी का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों तथा फसलों को भी वृद्धि तथा विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। सिंचाई के स्रोत एवं साधन। खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। वर्षा की मात्रा कम होने पर फसलों की पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जिससे वे सूख जाती हैं। अन्न का उत्पादन कम हो जाता है, अतः फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के लिए किसान तालाब, कुआं, नदी आदि से जल प्राप्त करते हैं। कुआं, तालाब सिंचाई के लिए परंपरागत स्रोत हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। भूमिगत जल को निकालने के लिए बिजली चालित पंपों का प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास के खेतों में जाकर पता करें कि सिंचाई के किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनकी सूची बनाएं। बड़ों से पता करें किस फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वह फसल कैसे उगाई जाती है। सिंचाई में पानी की मात्रा फसलों के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान। कुछ फसलों में पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। जबकि कुछ फसलों को पानी के साथ साथ तेज धूप की आवश्यकता होती है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। अपने घर के बड़ों के साथ किसी खेत का भ्रमण करें। वहाँ कार्य कर रहे किसान से निम्नवत बिंदुओं पर चर्चा करें। आपके खेत में कौन सी फसल की पैदावार की गई है? फसलों की सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? कम सिंचाई वाली फसलें एवं ज़्यादा सिंचाई वाली फसलें कौन कौन सी हैं? कम सिंचाई वाली फसलें, ज़्यादा सिंचाई वाली फसलें। कम सिंचाई वाली फसलों के नीचे कम सिंचाई वाली फसलों के नाम लिखने हैं। ज़्यादा सिंचाई वाली फसलों के नीचे ज़्यादा सिंचाई वाली फसलों के नाम लिखने हैं। सिंचाई के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? भूमिगत जल का पुनर्भरण। जल ही जीवन है, इस बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जल कहाँ से आता है और इसे कैसे एकत्र करके रखना है, इसके बारे में भी हम सबको सोचना आवश्यक है। पहले लोग पानी के लिए नदियों एवं झीलों के अलावा तालाबों और कुओं पर निर्भर रहते थे, परंतु आजकल लोग बिजली चालित मशीनों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और पारंपरिक तौर तरीकों से दूर होते जा रहे हैं। हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल के द्वारा भूमिगत जल को लगातार निकाला जा रहा है। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि लोग जमीन से पानी तो निकालते जाते हैं, लेकिन जमीन के अंदर पानी के स्तर को बनाए रखने का उपाय नहीं करते। यदि भूमिगत जल को लगातार निकालते रहे तो आने वाले समय में सभी को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि बारिश प्रत्येक वर्ष होती है, परंतु पानी उतनी तेजी से भूमि के अंदर नहीं जा पाता और उसका बड़ा हिस्सा ऊपरी सतह से होकर निकल जाता है। इस कारण जमीन में पानी का स्तर पुनः उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण पानी की समस्या पैदा हो रही है। आज जल संरक्षण के कई
तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमें पारंपरिक तौर तरीकों को भी अपनाना होगा जिससे वर्षा का पानी एकत्र किया जा सके। पुराने तालाबों एवं कुओं को फिर से जीवित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपने घर की छत से बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। अपने आसपास वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करके हम स्वयं के स्तर पर भी जल का बचाव कर सकते हैं। जैसे जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। नल को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें। टपकते या रिसते नल की मरम्मत तुरंत कराएं। ब्रश करते समय नल को खुला न छोड़ें। रसोई घर में बाल्टी या टब में बर्तन धोएं। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंकने के बजाय उसे पौधों में डाल दें। तालाबों, नदियों एवं कुओं के जल को दूषित न करें, उसमें कचरा न फेंकें। इसे भी जानें। सिंचाई के लिए ट्रिप, टपक या स्प्रिंकलर छिड़काव विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे पानी का खर्च कम हो। जल संरक्षण को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए। यह सब लोगों के एकजुट प्रयास से ही संभव है। चर्चा करें। सीमा के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं जो अब सूख गए हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की निम्नलिखित वजह हो सकती हैं? कई जगह मशीन लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। क्या आप कोई और भी कारण बता सकते हैं? भूमिगत जल की कमी के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग से, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करने से, तालाबों, पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव न होने से, घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से, वर्षा के जल को एकत्र न करने से। प्राचीन काल से ही जल की महत्ता, उसकी सफाई और उसके स्रोतों एवं तालाब, नहर, बावड़ी इत्यादि का निर्माण जनता की भलाई का कार्य समझा जाता था। भारतीय शासक जल के महत्व संरक्षण के प्रति जागरूक थे। मौर्य काल में लोग जल के महत्व से भली भांति परिचित थे और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल के संरक्षण का कार्य किया गया। सम्राट स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य करवा कर लोगों के जल संकट को दूर किया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया गया। भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां। जल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है जल का संचयन एवं पुनर्भरण किया जाए। यदि हम वर्षा के जल को एकत्र कर भूमिगत जल के रूप में पुनर्भरण करते हैं तो हमें जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा के जल की भूमिगत जल के रूप में संचयन एवं पुनर्भरण की अनेक विधियां हैं। तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्याऊ किसे कहते हैं? जहाँ राहगीरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था होती है उसे प्याऊ कहते हैं। ख, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्षा के कम होने, समय पर वर्षा न होने के कारण खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ग, सिंचाई के किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप आदि संसाधनों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। घ, भूमिगत जल की कमी के कारण। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्य, तालाब व पोखरों की कमी,
घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से पानी निकालना, वर्षा के जल को एकत्रित न करना। हाँ, भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, तालाबों में वर्षा का जल का एकत्रित करना, छत से प्राप्त वर्षा जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्रित करना, पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना, नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्रित करना। धन्यवाद।